Hello, future ITians. I am Fahad Iqbal and I welcome you to my channel Comparative Physics. I hope आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज हम लोग जेई मेंस 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। इस टॉपिक की थ्योरी के लिए आप हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 6 और 7 ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आज का। तो आज का पहला प्रॉब्लम है, इन a certain region of space, electric field is along the z direction throughout. The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 raised to the power 5 Newton per coulomb per meter. What is the force experienced by system having a total dipole moment equal to 10 raised to the power minus 7 coulomb meter in the negative z direction? और आपके पास चार ऑप्शन है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि स्पेस का कोई रीजन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो वेरी कर रहा है। और किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग। किस रेट से, तो उसका जो है रेट दिया हुआ है वो है 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो फोर्स है वो कितना एक्सपीरियंस करेगा एक सिस्टम, ठीक है, जो डायपोल है आपका, डायपोल का जो सिस्टम है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर वो डायपोल मोमेंट जो है उसका 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 कूलम मीटर है और उसकी जो डायरेक्शन है वो आपका नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो सिस्टम। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए जो डायग्राम है वो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। और चूँकि नेगेटिव जेड एक्सिस भी हमें ड्रॉ करना है तो इसको हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। सो ये आपका ओरिजिन है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए कि एक डायपोल है आपका। डायपोल क्या होता है? सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर सपोज कर लिए कि माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपसे कहा गया है कि जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, तो ये आपके पास ये हमारा फिगर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो डायपोल, जैसे मैंने आपसे कहा कि डायपोल क्या होता है, डायपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये आपका डायपोल है। यहाँ ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लाइन है आपका ये एक डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और इसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग पी जेड है। तो आपके पास दिया हुआ है कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको। डायपोल मोमेंट जो है वो आपका जेड एक्सिस के अलोंग है और उसकी जो वैल्यू है वो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 कूलम मीटर है। हम यहाँ पे माइनस साइन प्लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ओके। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपका? नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है, यहाँ ऊपर की डायरेक्शन में। और उसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से दी गई है आपको कि डी, चूँकि कांस्टेंट तो है नहीं, ये वो चेंज हो रहा है, तो डी ई बाई डी जेड, इसकी वैल्यू कितनी है? ये आपको दिया गया है 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम
पर मीटर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ वो वेरी कर रहा है। अब हमें फोर्स निकालना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स क्या होता है, आपको मालूम है कि Q इंटू ई, चूँकि ई जो है आपका वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग क्वांटिटी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये Q इंटू डी ई हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, सो कोई इशू नहीं है ऐसे लिखने में। तो ये क्या हो जाएगा Q इंटू डी ई। आप ऐसा कीजिए कि डी जेड से डिवाइड कर दीजिए इसको और डी जेड से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमारे इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, इट्स आवर राइट। सो आपके पास क्या आ गया, देखिए Q इंटू डी जेड। Q इंटू डी जेड क्या बताएगा आपको, ये नथिंग बट डायपोल मोमेंट बताएगा, ठीक है। डी जेड एक लेंथ है अलॉन्ग जेड एक्सिस की अलॉन्ग है, सो इसको आप लिख सकते हो पी जेड इंटू डी ई बाय डी जेड, ठीक है। सो आपके पास दोनों चीज़ें हैं, आपके पास पी जेड भी है और आपके पास डी ई बाई डी जेड भी है, तो आप यहाँ से आसानी से अब फोर्स आप निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका फोर्स। सो पी जेड की जो वैल्यू है वो -10⁻⁻7 कूलम्ब मीटर है, और डी ई बाई डी जेड जो है वो कितना है 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से कूलम्ब से कूलम्ब खत्म हो जाएगा, इस मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया सिंपली, तो आप देखिए आपके पास फोर्स की वैल्यू हो जाती है और वो कितना आता है -10⁻⁻7 + 5, तो कितना हो जाएगा ये -2, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, फोर्स की जो वैल्यू है सॉरी वो वैल्यू आ गई, कितनी आई है -10⁻⁻2 न्यूटन। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, देखिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो -10⁻⁻2 न्यूटन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए मेटलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन ये है कि एक मेटलिक सॉलिड स्फीयर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास, इसको जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, वो इनमें से कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, मतलब या एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसमें से बेसिकली कौन से सही ऑप्शंस हैं, ठीक है। कौन सा पाथ ये पहला पाथ फॉलो करेगा, या दूसरा वाला पाथ, या तीसरा वाला, या चौथा वाला, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा पाथ सही है। सो लेट्स सी। तो अब यहाँ पे हमें जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपको यूज़ करना है। तो अगर इस टॉपिक के थ्योरी के लिए अगर आपको देखना है तो आप हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 6 को ज़रूर देखें, ठीक है। वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहली चीज़ आपको मालूम है कि ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, मेटलिक सॉलिड स्फीयर है। तो जब किसी मेटलिक सॉलिड स्फीयर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है कि जो उनके ऊपर चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास ये आपका अगर मेटलिक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो लेकिन जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब क्या होगा, तब होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज कर लीजिए जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर ये डायरेक्शन है तो क्या होगा, जो भी नेगेटिव चार्ज है वो इस फेस पे आ जाएंगी, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दूर जाता है तो वो इस फेस पे आ जाएगा। पहली चीज़ तो आपने ये देख ली। अब आपको मालूम है कि अब क्या होगा,
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करते हैं नेगेटिव चार्ज पे, और शुरू कहाँ से होते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। और दूसरी चीज़, पहली प्रॉपर्टी तो ये आपको ये आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होगा और यहाँ से शुरू होगा। दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा था वहाँ पे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में कोई फील्ड लाइंस नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ से इनको देख करके, इस फिगर को देख करके, कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहले ऑप्शन में, ठीक है, ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। तीसरा ऑप्शन ये है। चौथा ऑप्शन आपका ये है। उसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है? सरफेस पे वो नॉर्मल होता है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको दिखेगा कि वो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो स्मूथ कर्व होता है। ठीक है, याद रखना है कि वो कर्व होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे, क्योंकि इस एंड पे चूँकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ टर्मिनेट होंगी। और इस एंड पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है। ठीक है, और ये एक स्मूथ कर्व भी है, और हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो उसके सरफेस पे हर एक पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट पाथ जो है इस 4 ऑप्शन में से, इस फोर्थ वाला जो ऑप्शन है आपका वो सही होगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो डी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a metallic shell has a point charge q kept inside its cavity. Which one of the following diagrams correctly represent the electric lines of force? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटलिक शेल है जिसके कैविटी के अंदर जो है एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो मेटलिक शेल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है बताइए? कोई मेटल कंडक्टर है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेटलिक कंडक्टर के अंदर हर जगह क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर इंटर नहीं कर सकती, है ना? इंटर करेंगी क्या? नहीं करेंगी। तो यहाँ देख लीजिए आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस में आपका शेल का रीजन जो है वो ये रीजन है, और ये जो रीजन है वो कैविटी है। यहाँ चार्ज रखा हुआ है, एक्चुअली चार्ज जो है वो यहाँ है, चार्ज इस कैविटी के अंदर रखे हुए हैं हर एक में। तो आप पहले ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो क्या है पहले ऑप्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये शेल से क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो होगा नहीं। यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ भी देखिए आपके पास ये 2 फील्ड लाइंस लेकिन क्रॉस कर रहे हैं, 3 तो नहीं है, लेकिन ये 2 फील्ड लाइंस जो है वो इस शेल को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी जो है वो आपका, यहाँ भी देखेंगे आप, यहाँ भी जो फील्ड लाइंस है वो क्रॉस कर रहे हैं, तो ये 3 तो गलत हो गए। तो सी पे आते हैं। तो सी में क्या है? देखिए आप, सी में जो चार्ज है वो आपका कैविटी के अंदर वो यहाँ कहीं पे प्लेस्ड है, तो ऑफकोर्स चार्ज से जो फील्ड लाइंस है वो आपको दिखाया गया है यहाँ पे कैविटी के अंदर। लेकिन जो शेल का जो एरिया है उसके अंदर फील्ड लाइंस नहीं क्रॉस कर रहे हैं, और शेल के सरफेस के बाहर जो आपके पास फिर से जो फील्ड लाइंस हैं वो आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, है ना? क्योंकि आपको मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। सो क्या होगा? ये हर एक
जगह आप देख रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के बाहर जा रहे हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 3 ऑप्शन हैं ए, बी और डी वो गलत है। सही ऑप्शन जो हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी। लेट मी राइट इट हियर। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रॉब्लम है ए डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम separated by certain distance. Let they be located at x equals to 6 centimeter, y equals to 0 centimeter and x equals to -6 centimeter and y equals to 0 centimeter respectively. What is the field strength at a point x equal to 0 and y equals to 8 centimeter? ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक डायपोल है जो कि 2 चार्जेस +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम से है, और उनके बीच का जो लोकेशन जो है उन चार्जेस का वो आपको दिया हुआ है। जो एक चार्ज है +10 माइक्रोकूलम उसकी लोकेशन है x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। जो दूसरा चार्ज है -10 माइक्रोकूलम उसकी लोकेशन है x इक्वल टू -6 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। सबसे पहले जो है हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम पे इस सिस्टम को लोकेट करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है, यहाँ दिस पॉइंट आई एम सेइंग ओ। तो एक चार्ज है यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं कि एक चार्ज जो है वो आपका यहाँ है कहीं, और ये जो लोकेशन है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट कितना है इसका 6। चार्ज कितना है यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इसकी जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट मैं कह रहा हूँ कि ये 6 0 है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा चार्ज जो है वो आपको कहीं यहाँ है, सपोज कर लीजिए कि वो ठीक है, यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम चार्ज है और इसका जो लोकेशन है वो -6 0 है कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8 पे समवेयर मान लीजिए कि यहाँ पर वो है, इस लोकेशन पे सपोज कर लीजिए कि पॉइंट A है, तो ये लोकेशन क्या हो जाएगा आपका 0 और y जो है वो आपका 8। तो इस लोकेशन पे आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि इसको मिला देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, ये हाइट जो हो जाएगी वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि यहाँ निकालनी है, तो चलिए इसको भी मिला देते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट आई एम सेइंग सपोज B एंड दिस इज C, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट जो है बेसिकली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना होगा, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है वो आपका कितना है, ये डिस्टेंस x है, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ जो है कितना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप देखेंगे AOB या AOC में, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी वो आप देखिए, √8 का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा 6, तो 6 का स्क्वायर ये कितना हो गया 64 प्लस 36 विच कम्स आउट टू बी समथिंग 100। दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास आ गई 10, ठीक है। तो 10 कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है दोनों चार्जेस से कितनी डिस्टेंस है ए की, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं, वो आ गया। तो चलिए अब अगर आप
x इक्वल्स टू 0.1 मीटर पे, मतलब यहाँ से यहाँ की लेंथ या यहाँ से यहाँ की लेंथ, इस पॉइंट पे, तो ये +10 माइक्रोकूलम चार्ज है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो दूर जाएगी, और चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1 है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो वैल्यू है वो सपोज कर लिए कि ये आपका E2 है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज समथिंग थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब सबसे पहले हम E1 की वैल्यू लिखते हैं। तो E1 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, देखिए 1/4πε0 प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो ये क्या होता है Q/x² हो जाएगा। तो 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ है। चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁶ अपॉन x की वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आप सोल्व कीजिए तो ये देखिए सिंपली 10⁹ है, और ये -6 और 9 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। लेकिन 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, और फिर 0.01 को फिर ऊपर लेकर जाएंगे, और एक 10 यहाँ भी याद रखिए, तो ये 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, 2 और 1 ये 3, और यहाँ से 3, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब देखिए E2 की वैल्यू निकालिएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से वो भी क्या आएगा, इतना ही आएगा, चूँकि डिस्टेंस सेम है। तो E2 जो हो जाएगा, ये तो E1 आया था हमारे पास, और E2 की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी सेम ही आ जाएगा 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास E1 और E2 की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्या है, चूँकि E2 की डायरेक्शन ये है और E1 की डायरेक्शन ये है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो E1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। सिमिलरली E2 के भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो आपको इधर आएगा। तो ये E1 और E2 चूँकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनके जो दोनों कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग होगा, दूसरा निगेटिव वाई के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से होगा। तो यहाँ से हमारे पास E जो हो जाएगा, E एट पॉइंट A, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूँकि E1 और E2 की वैल्यू सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू 2 E1 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा क्यों हो रहा है, चूँकि देखिए थीटा के डायरेक्शन में जा रहा है, आपको मालूम है कि थीटा के डायरेक्शन में cos का कंपोनेंट होता है, थीटा के और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो साइन का कंपोनेंट होता है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड अप हो जाएंगे। ओके, सो अब हमारे पास E1 की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अब आप cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं चाहे यहाँ से, तो ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अगर निकालना चाहते हैं आप तो इस ट्रायंगल में आप इस ट्रायंगल को यूज़ कीजिए, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका 6, बेस जो हो जाएगा सपोज कर लीजिए आपके पास OB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, ये आपका AB। तो OB की जो वैल्यू है वो आपके पास 6 है, और AB की वैल्यू जो आपके पास आई थी 10 सेंटीमीटर आई थी, तो कितना हो गया ये 0.6। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी समथिंग 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, E विल बी 2 × E1 या E2, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁶
6 और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारे पास, बताइए। cos थीटा की जो वैल्यू है 0.6 सेंटीमीटर है ना। तो 0.6 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, क्योंकि हमने सब कुछ मीटर में कर लिया है, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 बेसिकली 0.6 है, नॉट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो कैंसिल आउट हो चुका है आपका, तो ये आपके पास 0.6 हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 2 18 इंटू 6 को इधर ले आइए, और इसका नीचे जो 10 आएगा तो उस 10 से कैंसिल आउट होकर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू 18 6 108 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कैन यू राइट 1.08 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ गया, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे, विच कम्स आउट टू बी 1.08 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, तो देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल H2O in its vapor state has an electric dipole moment of magnitude 6.2 into 10 raised to the power minus 30 coulomb meter. If the molecule is placed in an electric field of 1.5 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb, what maximum torque can the field exert on it? ठीक है, चलिए देखते हैं कि कितना मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्ट करेगा वो उसके ऊपर। तो क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल है जो कि वेपर स्टेट में है और उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है आपका वो 6.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर है। अगर इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो उसके ऊपर कितना मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्ट करेगा, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना टॉर्क एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होगा, ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। आपको मालूम है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल in an external electric field is given by, क्या फॉर्मूला होता है, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या है, पी की वैल्यू आपको दिया गया है, पी की वैल्यू कितनी है, वो आपके पास है 6.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दी गई है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, क्या एंगल होगा कि टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो आपको मालूम है कि टॉर्क जो है किसी डायपोल में मैक्सिमम तब होता है जब एंगल थीटा जो है पी और बी ई के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। लेट मी राइट दिस, द टॉर्क ऑन अ डायपोल is maximum when
द एंगल थीटा between P, that is the dipole moment, and E, which is the electric field intensity, is कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास P भी है मालूम है, हमें E भी मालूम है और थीटा भी पता है, तो हम आराम से टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क विल बी P, that means 6.2 into 10 raised to the power minus 30 कूलम्ब मीटर, E which is 1.5 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम्ब, और थीटा कितना है हमारे पास, साइन 90 डिग्री। आपको मालूम है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस ये कूलम्ब से तो कूलम्ब खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से टॉर्क टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.2 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 30 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, माइनस 26। साइन 90 की वैल्यू चूँकि 1 होती है, इंटू 1 न्यूटन मीटर। अब 6.2 और 1.5 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कितना आएगा, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली समथिंग, यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, टॉर्क विल बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोबेबली वो 9.3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, मैक्सिमम टॉर्क। तो उस वाटर मॉलिक्यूल पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, 9.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए ए है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कहीं पे कोई डाउट आपको लगता है, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।